नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76% से अधिक हुई। अब तक 24,76,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान में 2 नए मेडिकल कॉलेज और 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण एनटीए ने कहा, नीट और जेईई के परीक्षार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। नीट स्नातक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। केंद्रीय दल ने असम में बाढ़ग्रस्त जिलों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। और नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक रिपोर्ट जारी की। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष 3 स्थान पर। समाचार संध्या में अपने सहयोगी अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश में वर्तमान कोविड मरीजों की तुलना में लगभग 3.5 गुना से अधिक लोग इससे ठीक हो चुके हैं। पिछले 25 दिनों में संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 76.3% हो गई है। अब तक एहतियाती उपायों के कारण 24,67,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 63,000 से अधिक लोग इलाज के बाद ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुल संक्रमित लोगों में से केवल 0.29% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और मात्र 2% लोग आईसीयू में हैं। मृत्यु दर भी तेजी से घटकर 1.84% पर आ गई है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। इस समय देश में संक्रमण के 7,07,267 मरीज हैं। कल 1,059 लोगों की मृत्यु के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या 59,449 हो गई है। देश में कोविड-19 की जांच क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,20,000 से अधिक जांच की गई। इसके साथ ही देश भर में अब तक 3,76,51,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच की संख्या बढ़ाने के साथ ही संक्रमण की दर निरंतर कम हो रही है। अब तक की कुल जांच का साप्ताहिक औसत 8% के आसपास है। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर जांच का औसत भी बढ़ रहा है। अब ये 27,000 से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति से इस महामारी के नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता मिली है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी ने बताया कि देश में स्वदेशी जांच किट तैयार होने से सिंगल RT-PCR जांच का खर्च करीब 2,000 रुपए से घटकर 300 रुपए रह गया है। साप्ताहिक आधार पर औसत दैनिक जांच में तेजी से वृद्धि हुई है। ये औसत इस वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में करीब 2,30,000 था, जो इस सप्ताह प्रतिदिन 8 लाख से अधिक हो गया। सरकार ने कहा है कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश भर में जांच प्रयोगशालाओं के निरंतर विस्तार से ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई दुनिया के कई बड़े देशों के मुकाबले बेहतर है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से देश में स्वस्थ होने वालों की दर भी 76.3% हो गई है। हमें इस बात का संतोष है कि सारे देश ने जब मिलकर लड़ाई लड़ी कोरोना के खिलाफ, तो हम दुनिया के अंदर शायद बड़े बड़े देशों से भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए। आज बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि हमारे देश का रिकवरी रेट सारे दुनिया से बेहतर है। हमारे देश का फैटेलिटी रेट 1.84% दुनिया में सबसे कम है। 3,78,09,556 टेस्ट हम सारे देश में कर चुके हैं। एक लैब से जो यात्रा शुरू की वो 1,540 लैब तक पहुंच गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राजस्थान में 2 मेडिकल कॉलेजों और 3 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। राजस्थान में कोविड के रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79% हो गई है। राज्य में मृत्यु दर भी घटकर 1.3% पर आ गई है। राजस्थान में जांच की प्रतिदिन क्षमता 51,000 हो गई है। हमारे संवाददाता ने स्वास्थ्य विभाग के हवाले से कहा है कि आने वाले दिनों में जांच क्षमता को बढ़ाकर 60,000 प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में प्रतिदिन 34,000 नमूनों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच किए जा रहे नमूनों में से 3.4% लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, जो पूरे देश में सबसे कम है। राज्य में प्रतिदिन 1300 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। आज सुबह 610 लोगों में संक्रमण का पता चला है, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 73,935 तक पहुंच गया है। अब तक 986 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के लिहाज से जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर तथा बीकानेर जिले संवेदनशील बने हुए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के मामले बढ़कर 55,695 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में वहां संक्रमण के 1,374 नए मामले सामने आए और 19 लोगों की मौत हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में संक्रमण से अब तक 1,263 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में अस्पतालों से 1,074 कोरोना वायरस रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 42,247 हो गई है। प्रदेश में अब 12,185 सक्रिय मामले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 75.8% हो गया है। वहीं राज्य में मृत्यु दर भी घटकर 2.29% रह गई है। इसका एक प्रमुख कारण प्रदेश में कोरोना के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था शासकीय एवं अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में की गई है। प्रदेश में भोपाल का रिकवरी रेट 81% है। वहीं इंदौर में 69%, ग्वालियर में 75% और मुरैना में 94% है। वहीं सप्ताह भर की औसत दैनिक प्रकरणों की समीक्षा में पाया गया है कि इस अवधि में सर्वाधिक 212 मामले इंदौर में पाए गए हैं। वहीं भोपाल में 138, ग्वालियर में 122 और जबलपुर में 109 मामले सामने आए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। असम में बराक वैली के इलाके में कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए वहां लॉकडाउन घोषित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए बराक घाटी के तीनों जिलों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों ने लॉकडाउन के लिए अलग अलग आदेश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे से शुरू होकर 4 सितंबर की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में केवल दवा दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में अलग थलग दुकानें खोली जा सकेंगी। अत्यावश्यक सेवाएं निर्बाध गति से चलती रहेंगी। पिछले कुछ माह से पूरी घाटी में 2 दिनों का सप्ताहांत लॉकडाउन होने के बावजूद कोविड-19 के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। घाटी में अब तक 10,000 लोग संक्रमित हुए हैं और 50 लोगों की मौत इस संक्रमण के कारण हो चुकी है। हालांकि 5,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। रितेश पाठक, आकाशवाणी समाचार, सिलचर, असम। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किए जा रहे ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के द्वितीय चरण का नैदानिक परीक्षण आज से शहर के एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शुरू हुआ। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार दिन में 1 बजे परीक्षण शुरू होने पर 2 पुरुषों को टीके लगाए गए। भारतीय विद्यापीठ के मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर संजय लालवानी ने बताया कि 5 स्वयंसेवकों पर कोविड-19 और एंटीबॉडी परीक्षण किए गए थे। उनमें से 3 स्वयंसेवकों के एंटीबॉडी परीक्षण की रिपोर्ट सकारात्मक आई, इसीलिए वे आज के परीक्षण के लिए अयोग्य हुए थे। वहीं आज शुरू हुए परीक्षण में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला शॉट दिया गया और एक अन्य 48 वर्षीय पुरुष स्वयंसेवक को भी यह टीका दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि सभी 25 उम्मीदवारों को अगले 7 दिनों में वैक्सीन दी जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र के सांगली जिला प्रशासन ने शहर के निजी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है, जो कोरोना पॉजिटिव रोगियों को अस्पताल में दाखिला देते समय डिपॉजिट जमा करने के लिए कह रहे हैं। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आने वाले दिनों में कोविड जांच दोगुना की जाएगी और अगले सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 40,000 टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ी है और पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 1,693 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 90% से अधिक है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने, हाथ धोने और स्वच्छता का कड़ाई से पालन करने की अपील की है।
regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना सीजीएचएस ने अपने लाभार्थियों को विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने की सुविधा देने के लिए कल से टेली परामर्श सेवाएं शुरू की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड महामारी के मद्देनजर विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ ये सेवा शुरू करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों समेत कई अन्य लाभार्थियों से अनुरोध मिले थे। शुरुआत में ये सेवा दिल्ली एनसीआर के लाभार्थियों को ही उपलब्ध होगी। ये सेवा सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उपलब्ध रहेगी। इस सेवा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के मौजूदा ई संजीवनी मंच का उपयोग किया गया है। लाभार्थियों को अपने मोबाइल नंबर का पंजीकरण कराना आवश्यक है। टेली परामर्श के बाद ई प्रिस्क्रिप्शन जारी किया जाएगा, जिससे दवाएं प्राप्त की जा सकेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए। प्रसव पश्चात आईयूसीडी यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं, सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात आईयूसीडी अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत PM जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76% से अधिक हुई। अब तक 24,76,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान में 2 नए मेडिकल कॉलेज और 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण NTA ने कहा, नीट और JEE के परीक्षार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। नीट स्नातक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। केंद्रीय दल ने असम में बाढ़ग्रस्त जिलों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। और नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक रिपोर्ट जारी की। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष 3 स्थान पर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनजर नीट और JEE परीक्षा कराते समय पूरी एहतियात बरती जाएगी और सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। NTA के महानिदेशक डॉक्टर विनीत जोशी ने कहा कि सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बारे में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। कोविड-19 का पेंडेमिक है अभी, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उसका पूरा ध्यान में रखते हुए एक तो हमने नंबर ऑफ सेंटर्स को बढ़ाया है। नंबर ऑफ सेंटर मतलब नंबर ऑफ रूम्स को बढ़ाया है। हमने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है कि जो बच्चे परीक्षा केंद्र पे एकत्र होते हैं परीक्षा शुरू होने के पहले या परीक्षा खत्म होने के बाद, उसको भी प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा नंबर ऑफ इन्विजिलेटर्स की संख्या को भी दुगना कर दिया गया है, क्योंकि एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, दूसरी तरफ से हम लोग यह भी ध्यान रख रहे हैं कि इस परीक्षा की जो एक प्रामाणिकता है, इसकी जो सीक्रेसी है, इसकी जो सेफ्टी है, वो पूरी बनी रहे। परीक्षा हॉल की संख्या बढ़ाई गई है ताकि एक कमरे में 12 उम्मीदवारों से ज्यादा न बैठें।
उन्होंने कहा कि एक केंद्र में विद्यार्थियों के अलग समूहों को अलग अलग समय आवंटित किया गया है। परीक्षकों की संख्या भी दोगुनी की गई है। श्री जोशी ने कहा कि पिछले 15 दिन से शहर समन्वयकों और प्रेक्षकों को मानक संचालन प्रक्रिया तथा विस्तृत दिशा निर्देशों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे परीक्षा केंद्रों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का सख्ती से पालन कर सकें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए परामर्श जारी किया गया है। अगर दिशा निर्देशों का पालन किया गया तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जेईई मेंस और नीट अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएंगी। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि हम छात्रों के साथ हैं और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम छात्र के साथ हैं, पहले उसकी सुरक्षा, उसके बाद उसकी शिक्षा, और सुप्रीम कोर्ट का भी हमको सम्मान करना है। और उन अभिभावकों को, जो अभिभावक लगातार हम पर दबाव बनाए हुए हैं, 7,25,000 छात्रों ने तो कल तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया है। तो मुझे निवेदन करना है सभी से कि सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को भी हमको सम्मान करना चाहिए और बच्चों का एक वर्ष खराब न हो। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने प्रदेश में 1 सितंबर से महाविद्यालयों को खोले जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सभी महाविद्यालयों में 1 सितंबर से ऑनलाइन और 1 अक्टूबर से कक्षाओं में पढ़ाई होगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी ने कहा है कि डिग्री कॉलेजेस आरंभ करने का निर्णय विद्यार्थियों के भविष्य को देखकर लिया गया है। नीट परीक्षा पर आपत्ति करने वालों के बारे में मंत्री जी ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि कुछ लोग विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। विरोध पर अपना संदेह व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग सीट भर्ती की व्यवस्था पर रुकावट लाकर योग्यता के बजाय व्यक्तिगत लाभ की ओर नजर बनाए हुए हैं। कर्नाटका का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ सीईटी परीक्षा किसी भी समस्या के बगैर संपन्न हुई, जिसमें 1.94 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। मेघालय के शिक्षा मंत्री लॉकमेन रिम्बोई ने कहा है कि राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विस्तार से अध्ययन करने के लिए कार्यदल का गठन किया है। केंद्र ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। ये कार्यदल इस नीति को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर विचार करेगा। सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में प्रवासी मजदूरों को अब तक 24 करोड़ श्रम दिवस का रोजगार मुहैया कराया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि अभियान के शुरुआती 9 सप्ताह में इसके लिए कुल 18,862 करोड़ रुपए खर्च किए गए। देश में कोविड-19 को ध्यान में रखकर ग्रामीण इलाकों में प्रवासी मजदूरों और अन्य प्रभावित लोगों को रोजगार तथा आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान को बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेजी से लागू किया जा रहा है। इसके तहत इन राज्यों के 116 जिलों में ग्रामीणों को आजीविका के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। पेंशन और पेंशन धारक कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सिविल पेंशन धारकों की आसानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश को डिजी लॉकर से जोड़ने का फैसला किया है। इससे पेंशन धारक महालेखा नियंत्रक के इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश का डिजी लॉकर अकाउंट से तुरंत प्रिंट ले सकेंगे। इस पहल से डिजी लॉकर में उनके पेंशन भुगतान आदेश का स्थायी रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और नए पेंशन धारकों तक पेंशन भुगतान आदेश पहुंचाने में देरी से बचा जा सकेगा। ये सुविधा 2021-22 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोविड महामारी के मद्देनजर विभाग ने ये लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया। आज हम अपनी आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला के अंतर्गत देश में मधुमक्खी पालन की संभावनाओं के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। किसानों की आय दोगुना करने के प्रयास के अंतर्गत सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के कई उपाय किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस क्षेत्र के लिए 5 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत दुनिया में शीर्ष 5 शहद उत्पादकों में शामिल है और 1 दशक में देश में शहद का उत्पादन 242% और निर्यात में 265% बढ़ा है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद अभियान के हिस्से के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए 4 मॉड्यूल भी बनाए हैं। इसमें देश भर से 30 लाख से अधिक किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण भुगतान पर ब्याज की छूट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। लॉकडाउन के दौरान 6 महीने तक ऋणों के भुगतान पर ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में रिजर्व बैंक के रवैये ने भ्रम की स्थिति बनाई है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि उसे पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। अदालत ने कहा कि सरकार को केवल कारोबार के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसने कहा कि रिजर्व बैंक का अब तक का रवैया उद्योग की चिंताओं से जुड़ा हुआ दिखता है। रिजर्व बैंक ने जून में कहा था कि अगर ऋण अवधि के दौरान ब्याज माफ किया जाता है तो ऋणदाताओं को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। अरे आशा दीदी। हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। नीति आयोग ने आज निर्यात तत्परता सूचकांक EPI 2020 जारी किया। इसका उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ावा और सुविधाजनक नियामक ढांचे को प्रोत्साहन देना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि विश्व के बाजार में भारत एक मजबूत निर्यातक बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए EPI सूचकांक विभिन्न राज्यों की क्षमता को आंकता है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि निर्यात तत्परता सूचकांक आंकड़ों पर आधारित एक प्रयास है जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख केंद्र बिंदुओं की पहचान की जाएगी। EPI से पता लगा है कि निर्यात विविधता, यातायात व्यवस्था और मूलभूत ढांचे के पैमाने पर अधिकांश भारतीय राज्यों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि ज्यादातर तटवर्ती राज्यों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को शीर्ष 3 स्थान प्राप्त हुए हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 220 अंक बढ़कर 39,074 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 77 अंक की बढ़त के साथ 11,550 पर पहुंच गया। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल C बंसी पोनप्पा ने आज उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में स्वदेशी उपकरणों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई। प्रदर्शनी में स्वदेशी रक्षा उद्योग की अच्छी भागीदारी देखी गई। इसमें उत्तरी कमान में सुरक्षा बलों के समक्ष जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए नए उत्पाद और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शित की गई। इसमें ड्रोन प्रतिरोधी प्रणाली, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, स्थिति विशेष के बारे में जागरूक बनाने के उपायों और प्रशिक्षण में सहायक उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है। सेना ने स्पष्ट किया है कि हथियारों और उपकरणों की खरीद के लिए दान के बारे में सोशल मीडिया की खबरें गलत हैं। इन खबरों में दावा किया गया है कि सेना हथियारों और उपकरणों की खरीद के लिए सशस्त्र बल बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में दान ले रही है।
सेना ने कहा कि ये वेलफेयर फंड उन लोगों के लिए है जो युद्ध में घायल जवानों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए योगदान करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सेना के जवान शहीद मनीष कारपेंटर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वे पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा सुरक्षा परिषद की बैठक में वक्तव्य दिए जाने के दावे को भारत ने गलत बताया है। भारत ने कहा है कि सीमा पार आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक अब अपने को पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि 100 बार दोहराया गया झूठ कभी सच नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने कहा है कि ये समझना मुश्किल है कि पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने अपना बयान कहां दिया, क्योंकि सुरक्षा परिषद की बैठक में इसके गैर सदस्य देश भाग नहीं ले सकते। डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ मिलकर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। डॉल्फिन मछली की एक विशेष प्रजाति है जो मुख्य रूप से एशिया और दक्षिण अमेरिका की नदियों में पाई जाती है। ये प्रजाति तेजी से लुप्त हो रही है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु गांगेय डॉल्फिन को प्रकृति संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा लुप्तप्राय घोषित किया गया है। असम में 6 सदस्यीय केंद्रीय दल ने आज राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए गुवाहाटी में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। ये दल अगले 2 दिन भी नुकसान का जायजा लेने के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क सहित बाढ़ प्रभावित विभिन्न जिलों का दौरा करेगा। राज्य में इस वर्ष 3 बार आई बाढ़ के कारण बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के कारण 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। बिहार में अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। गंगा नदी का पानी पटना, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया जिले के निचले इलाकों में भर गया है। नदियों के किनारे रहने वालों को ऊपरी स्थानों पर पहुंचाया गया है। और अब कल के मौसम के पूर्वानुमान पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर भारी बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई में सामान्य तौर पर मध्यम बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में सामान्य तौर पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। तापमान 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुवाहाटी में सामान्य तौर पर मध्यम बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। भारी बारिश के साथ शहर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास और अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहेगा। मध्यम बारिश के साथ शहर में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे। लद्दाख में सामान्य तौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। तापमान 16 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में तापमान 20 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश होगी। तापमान 18 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। समाचार कक्ष से रवि कपूर। जीएसटी परिषद की एक बैठक कल होगी, जिसमें वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व के नुकसान के मुआवजे के एजेंडे पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक से पहले विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर रणनीति बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों, व्यक्तियों और संस्थानों से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए नाम आमंत्रित किए हैं। देश के प्रतिभावान बच्चों, व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कारों की 2 श्रेणी हैं, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस से 1 सप्ताह पूर्व राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिए जाते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76% से अधिक हुए। अब तक 24,76,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान में 2 नए मेडिकल कॉलेज और 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण एनटीए ने कहा, नीट और जेईई के परीक्षार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। नीट स्नातक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी।
केंद्रीय दल ने असम में बाढ़ग्रस्त जिलों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। और नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक रिपोर्ट जारी की। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष 3 स्थान पर हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।